नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी उपचुनाव की, जिसके नतीजों में अब सिर्फ आज की रात बाकी है, क्योंकि सवाल मैनपुरी, रामपुर, खतौली का है, जहां बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। लेकिन फैसले से पहले समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर हमलावर नजर आ रही है। अखिलेश यादव तो मोर्चा ही खोल बैठे हैं, अब समाजवादी पार्टी ने भी ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब ईडी ने नोटिस भेजा है। वहीं बात करेंगे निकाय चुनाव की, जिसकी बिसात तारीख के ऐलान से पहले ही बिछने लगी है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के नए बॉस की, जहां नया युग शुरू हो गया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में आज सबसे पहले बात ईवीएम का सिमसिम खुलेगा, जीत का खजाना किसे मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। सबकी निगाहें मैनपुरी पर टिकी हैं, क्योंकि ये एक सीट कई सीट पर भारी है। क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा की भी परीक्षा होनी है। वही एक सवाल रामपुर का भी है, जहां आजम खान अपना किला बचा पाएंगे, इसका भी फैसला होना है। मतलब मैनपुरी से लेकर रामपुर और खतौली तक हर जगह सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि अब ईवीएम का पिटारा खुलने का वक्त आने वाला है। ईवीएम का पिटारा खुलेगा, मैनपुरी का सिंहासन किसे मिलेगा। रामपुर की मुगले आजम, नतीजों से पहले जागते रहो प्लान। खतौली में खिलाड़ी बनने की लड़ाई, जो जीतेगा वही करेगा 24 में चढ़ाई। देश के सबसे बड़े सूबे की धड़कन फिर एक बार बढ़ी हुई है। फिर एक बार बड़े बड़े महारथियों की साख दांव पर लगी है, क्योंकि कहने के लिए ये उपचुनाव है, लेकिन नतीजों से पहले हर खेमे में तनाव है। क्योंकि इसमें वो मैनपुरी भी शामिल है, जो समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला है, जो पिछले 3 दशक से नहीं हिला है। मैनपुरी में किस तरीके से किसको कितने मत मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रत्याशी जो हैं वो डिंपल यादव हैं, तो दूसरी तरफ प्रत्याशी जो हैं वो रघुराज साख हैं। वो रामपुर भी है, जिसकी एक पहचान आजम खान है, और पिछले 4 दशकों से आजम और उनके परिवार का विजय तिलक करता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 14 टेबल्स लगाई जाएंगी, जिसमें 33 राउंड में 80 कर्मचारी कल मतगणना की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। तो देखने वाली बात रहेगी कि रामपुर के इस किले पर किसकी शय होती है और किसको मात मिलती है। नतीजों की कसौटी पर एक सीट खतौली की भी है, जो पश्चिम का रुख बदलने के लिए काफी है। यानी राष्ट्रीय लोकदल जीती तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका कद और ज्यादा बढ़ जाएगा, और यदि बीजेपी जीत की दहलीज तक पहुंची तो सियासी हवाओं का रुख पलट जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सीट पर टिकी है तो वो मैनपुरी है, जहां अखिलेश यादव की दोहरी अग्नि परीक्षा है, जिन्हें न सिर्फ अपने पिता की विरासत बचानी है, बल्कि अपनी पत्नी डिंपल को चुनाव जिताना है। क्योंकि जब जब बात उपचुनाव की आई है, सपा के हाथ हार ही आई है। ऐसे में मैनपुरी का सिंहासन किसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि भाजपा ने मैनपुरी में उम्मीदवार हर चुनाव में उतारे, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ा है, यही वजह है। दोनों ही खेमों में टेंशन हाई है। जनता तय करेगी कि मैनपुरी में विरासत की सियासत को बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है, या लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनपुरी जो मरुस्थल बना हुआ है, क्या कमल बीजेपी वहां खिलाने में कामयाब रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प फाइट रामपुर की है, जहां आजम खान के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि जिस सीट को 8 महीने पहले आजम खान ने जेल से चुनाव लड़कर जीत लिया था, वहां भाजपा ने आजम के आसिम को आकाश तक चुनौती दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रामपुर में हुई कम वोटिंग का है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। और अब प्रशासन के रवैये को देख आसिम राजा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। हमने सारी शिकायत की हैं और चुनाव आयोग से ये डिमांड की है कि मतगणना को रोक दिया जाए। निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में यहाँ दोबारा चुनाव कराया जाए। कि हम चुनाव में हम राजनीति छोड़ दें, क्या फायदा है ऐसी राजनीति।
गौरतलब है कि रामपुर में 67% मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और अब 33% मतदान की गणना 33 राउंड में होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रामपुर में किसकी विजय होगी। इस बार ये पता चल जाएगा कि क्या आजम खान की साख बच पाएगी या फिर आजम खान का किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि जिस विधानसभा सीट पर आजम खान 45 सालों तक विधायक रहे हैं, 10 बार विधायक बने हैं, इस बार आजम खान की वो साख दांव पर लगी हुई है। वहीं इन सब के बीच खतौली को लेकर पूरे पश्चिम का पारा चढ़ा हुआ है, जहां एक तरफ मदन भैया है तो दूसरी तरफ भाजपा के राजकुमार सैनी है। लेकिन ये एक सीट पर एक जीत 24 में पश्चिम का मिजाज बदलने के लिए काफी है, क्योंकि यहाँ एक तरफ सपा रालोद की गठबंधन की परीक्षा है तो दूसरी तरफ भाजपा की परीक्षा है। खतौली के सियासी आसमान में छाए संभावनाओं के बादल हटाकर ये तस्वीर साफ कर देगी कि खतौली में मुकद्दर का सिकंदर कौन है। आंकड़ों की बाजीगरी और जातिगत आंकड़ों में उलझी सियासत में किसी का कद और बढ़ जाएगा और किसी का कद घट जाएगा। अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है, क्योंकि जनता के दिल में कौन उतरा और कौन जनता के दिल से उतरा, इसका फैसला होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात नतीजों से पहले ईवीएम की लड़ाई। अखिलेश ने दी जर्मनी की दुहाई, क्योंकि एक तरफ जीत हार के दावे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है। इसको लेकर सियासत उस वक्त बढ़ गई जब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, जिसमें अखिलेश ने कहा जिस जर्मनी में ईवीएम बंद है उसकी मंत्री को सरकार ईवीएम दिखा रही है। लेकिन बात सिर्फ ईवीएम की नहीं, समाजवादी पार्टी कम वोटिंग को लेकर भी सवाल उठा रही है। सबसे ज्यादा सवाल रामपुर को लेकर उठ रहे हैं, जहां पर सिर्फ 33% वोटिंग हुई और इसको लेकर रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि रामपुर में फिर से चुनाव कराए जाए। नतीजों से पहले ईवीएम पर लड़ाई, अखिलेश ने दी जर्मनी की दुहाई। कम वोटिंग पर घमासान, सदन के बाहर समाजवादी पार्टी का तूफान। यूपी में सियासत लौटकर फिर एक बार ईवीएम पर आ गई है, क्योंकि मैनपुरी, रामपुर और खतौली के नतीजों में जब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, तब अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ये ट्वीट किया है, जिसमें सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि जब जर्मनी में ईवीएम 2009 में ही खत्म हो गया है तो सरकार जर्मनी की विदेश मंत्री को ईवीएम दिखाकर साबित क्या करना चाहती है। गौरतलब है कि जब से उपचुनाव खत्म हुआ है, ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा इसे हार से पहले का डर बता रही है। जब उनको हार का खतरा दिखाई देता है तो ईवीएम गलत, अगर उनको जीतने पर ही ईवीएम सही लगती है और हारने पर गलत लगती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनके इस बयान को लोग कहेंगे कि शायद ये जिम्मेदार एक व्यक्ति को जैसा बयान देना चाहिए वैसा बयान नहीं था। फुल-फ्लेज जीत करके आए तब ईवीएम ठीक थी। 2017 में हार गए तो ईवीएम खराब थी, 2022 में हार गए तो ईवीएम खराब थी। तो जहां वो जीत जाए वहां ईवीएम ठीक है, जहां वो हार जाए वहां पर ईवीएम खराब है। तो एक राजनेता को, एक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके व्यक्ति को, लीडर को, और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देती है। लेकिन सवाल सिर्फ ईवीएम का नहीं है, समाजवादी पार्टी कम वोटिंग को लेकर भी सवाल उठा रही है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। जहां तीनों क्षेत्रों में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसमें रामपुर में तो पराकाष्ठा पार हो गई। सवाल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन जो दृश्य देखने को मिले रामपुर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में, उनसे उनके वोटर लिस्ट को, वोटर पर्ची को मांग रहे हैं, उनके आधार कार्ड को मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गुस्सा शीतकालीन सत्र को लेकर भी है, जो था तो 3 दिन का, लेकिन खत्म 2 दिन में हो गया। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों से बचना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी सदन चलाती नहीं है। अभी 3 दिन के लिए कार्यसूची बनाई थी, 3 दिन के बजाय वो 2 ही दिन के अंदर उन्होंने अपना समेट लिया और जन समस्याओं की चर्चा नहीं होने दिया। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए उन्होंने हटा लिया कल, कि कल अखिलेश यादव जी आएंगे, नेता विपक्ष आएंगे और हमारा
बातों का जवाब देंगे और हमको कटघरे में खड़ा कर देंगे, इसलिए आज ही बंद कर दो। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने का काम सरकार सदन में कर रही है। मतलब एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी जो विरोध शीतकालीन सत्र के दौरान नहीं कर पाई वो सत्र खत्म होने के बाद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शिवपाल यादव की, जिनकी मुश्किल बढ़ती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले उनकी सिक्योरिटी गई, फिर सीबीआई की जांच को हरी झंडी मिली और अब ईडी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बहू डिंपल का समर्थन करने का साइड इफेक्ट है, क्योंकि जब से शिवपाल अखिलेश यादव के साथ आए हैं उनकी मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि मैनपुरी में जब सीएम योगी आए थे तब उनके निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल यादव ही थे, जबकि भाजपा के नेता तो अब कहने लगे हैं कि जो दोषी होगा उसे जेल भेजा जाएगा। तो क्या वाकई शिवपाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है? ये रिपोर्ट। रिवर फ्रंट घोटाले का जाल, ईडी के रडार पर शिवपाल। पहले सीबीआई, अब ईडी, शिवपाल की टेंशन हाई। जब से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया है, उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जेट सिक्योरिटी गई और अब रिवर फ्रंट घोटाले में जांच की तेजी ने टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि हाल ही में योगी सरकार ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दी थी और अब ईडी ने भी शिवपाल के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल सिंह यादव की मुसीबतें और बढ़ने जा रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी घोटाले में अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने उन तमाम कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने रिवर फ्रंट का काम किया था। पाया गया था कि शासन और सत्ता का दुरुपयोग किया गया, रुपए जो सरकारी धन है उसकी बंदरबाट की गई। 8 इंजीनियर उस समय नामजद थे, जिसमें से जो मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के रूप सिंह यादव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कई और इंजीनियर भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन अभी तक शिवपाल सिंह यादव के ऊपर जांच की आंच नहीं पहुंची थी। हालांकि ईडी ने अभी तक शिवपाल को सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया नहीं है, लेकिन जिस तरह से शिवपाल पर एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या ये बहू डिंपल यादव के समर्थन का साइड इफेक्ट है, क्योंकि मैनपुरी के उपचुनाव में सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव से ज्यादा शिवपाल ही रहे। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता। वैसे भी जिस रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर शिवपाल की मुश्किल बढ़ती दिख रही है, वो योगी सरकार के संकल्प पत्र का हिस्सा है, जिसकी जांच 2017 में योगी सरकार बनते ही शुरू हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद भाजपा भी दोषियों को जेल भेजने की बात कहने लगी। अगर कोई दोष होगा, कोई गड़बड़ी किए होंगे, भ्रष्टाचार किए होंगे, चाहे चाचा किए हों चाहे भतीजे किए हों, तो जांच के जो दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। लेकिन मुश्किल वक्त में पूरी समाजवादी पार्टी शिवपाल के साथ नजर आ रही है। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये साथ उस वक्त भी बना रहेगा जब शिवपाल का ईडी और सीबीआई के सवालों से सामना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। अब बात करते हैं निकाय चुनाव की फाइट की, क्योंकि तारीख से पहले ही निकाय को लेकर दो हाथ शुरू हो गए। क्योंकि जहां सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए एक एक करके नगर निगमों का दौरा कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी निकाय की तैयारी में जुट गई है। लेकिन सवाल बड़ा है, समाजवादी पार्टी निकाय के पिच पर भाजपा को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि पहले ही आरक्षण की लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। निकाय का काउंटडाउन, सौगातों का फाइनल राउंड।
तारीख से पहले बिछने लगी बिसात, 24 से पहले 2-2 हाथ। जब से आरक्षण की लिस्ट आई है, तब से एक ही सवाल हर किसी के जेहन में घूम रहा है कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यूपी में राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। सीएम योगी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बुधवार को उन्होंने जहां बरेली को 1350 करोड़ की सौगात दी, वहीं शाहजहांपुर को 308 करोड़ की सौगात दी। पिछले 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की बदलती हुई कानून व्यवस्था और बेहतर कानून व्यवस्था को देखा है। अब उत्तर प्रदेश एक साथ अपने 18 शहरों को देश के अंदर सेफ सिटी के रूप में बदलने जा रहा है और सेफ सिटी की इस योजना को ध्यान में रख करके हम लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। गौरतलब है कि सीएम योगी मथुरा, वाराणसी और कानपुर को छोड़कर बाकी सभी नगर निगमों में जाकर प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 14 नगर निगमों में ये प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं, या हम कहें कि प्रबुद्ध प्रणाम कर चुके हैं। और जहां भी वो जा रहे हैं, कहीं 400 करोड़, कहीं 1200 करोड़, कहीं 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन शहरों को दे रहे हैं। दरअसल ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा से पहले ही हर एक जगह जा रहे हैं। वहीं भाजपा की तैयारी को देख अब समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। वो निकाय चुनाव की पिच पर भाजपा को सीधी चुनौती दे रही है। तो चुनाव आ गया, नगर निकाय का चुनाव आ गया। नगर निकाय के चुनाव जनवरी तक हो जाएंगे, जनवरी 1 तक या 15 जनवरी तक हो जाएंगे। और निश्चित रूप से इन चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी किसी बड़े आंदोलन की तरफ। गौरतलब है कि इस बार भाजपा से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस सभी निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ने वाले हैं। जानकारी से 24 की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि निकाय चुनाव की तारीख से पहले ही राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली के नए बॉस की, क्योंकि दिल्ली एमसीडी की लड़ाई आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जश्न का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि जश्न आम आदमी पार्टी का है, लेकिन गाना भाजपा नेता मनोज तिवारी का है। आपने जीती एमसीडी की लड़ाई, 15 साल बाद भाजपा की विदाई। दिल्ली का नया बॉस जमकर चला झाड़ू। तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उस जीत का जश्न है जो मिली तो लंबे इंतजार के बाद है, लेकिन ये जीत अपने आप में खास है। क्योंकि पिछले 1.5 दशक से एमसीडी पर जिस भाजपा का एक छत्र राज रहा, उसे एमसीडी की जंग में आम आदमी पार्टी ने हरा दिया और साफ कर दिया कि दिल्ली विधानसभा के बाद अब एमसीडी में भी किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। हालांकि आम आदमी पार्टी की जीत वैसी नहीं है जैसा तमाम सर्वों में दावा किया जा रहा था, क्योंकि शुरुआती रुझान से लेकर नतीजों तक आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रही। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो आम आदमी पार्टी बहुमत के 126 के आंकड़े से बढ़कर 134 पर पहुंच चुकी थी। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न
यूं दिल्ली के कोने कोने में मनाया जा रहा है। लेकिन मनोज तिवारी के गाने पर आम आदमी पार्टी का ये जश्न भी खूब वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।